दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिराने में। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था और उसके अंदर हम पहुंच गए थे। 3 वीडियो इसके ऊपर बन चुके हैं और हम चौथी वीडियो के अंदर इसके अंदर पहुंच गए हैं। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था और सैन्य प्रशासन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे और हम जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्याय व्यवस्था। देखो भाई, मुगल साम्राज्य के अंदर सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? तो चाहे तो सल्तनत काल की बात करें या फिर मुगल काल की, सबसे बड़ा न्यायाधीश और सबसे बड़ा सेनापति बादशाही होता था। सबसे ज़्यादा शक्ति उनके हाथ में ही होती थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल के अंदर कानून का स्रोत क्या था? एक तो शरीयत यानी इस्लामिक कानून और बादशाह के आदेश और प्रचलित जो कानून थे वो सभी इसे मुगल काल के अंदर कानून के स्रोत थे। अगला प्रश्न है, मुख्य काजी किसकी सहायता से न्याय करता था? हाँ, मुख्य काजी को क्या कहते हैं? काजी उल कुजात। जो सदर सुदूर और काजी उल कुजात दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास होते थे। तो काजी उल कुजात था, वह किसकी सहायता से न्याय करता था? मुफ्ती की सहायता से। हमने पहले अध्ययन किया कि मुफ्ती है वो इस्लामिक कानूनों की व्याख्या करने वाला व्याख्याकार है। उसकी व्याख्या के आधार पर ही काजी फैसला सुनाता है। मीर अदल नामक अधिकारी की सर्वप्रथम नियुक्ति किसने की? अकबर ने की थी। यह एक न्यायिक अधिकारी है। काजी को मीर अदल के नाम से जाना जाता था प्रांतों में। और इसका कार्य क्या होता था? इसका कार्य होता था तथ्यों की खोजबीन करके काजी के समक्ष प्रस्तुत करना। तो मीर अदल नामक अधिकारी की नियुक्ति है वो अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समक्ष न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाला हिंदू। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शासक के काल के अंदर किसी हिंदू को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया? तो वह शासक था जहांगीर और नियुक्त होने वाला हिंदू कौन था? श्रीकांत। यानी जहांगीर के काल के अंदर श्रीकांत नामक हिंदू को न्यायाधीश के पद के ऊपर नियुक्त किया गया था। जहांगीर ने 12 आज्ञाएं जारी की थी जो न्याय से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी काफी बार आता है कि किस मुगल शासक ने 12 आज्ञाएं जारी की? तो जहांगीर ने 12 आज्ञाएं जारी की थी। जबकि औरंगजेब ने कानून की पुस्तक लिखवाई थी जिसका नाम था फतवा ए आलमगिरी। तो प्रश्न आता है, फतवा ए आलमगिरी पुस्तक का लेखन किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था और ये कानून की पुस्तक है। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है न्याय व्यवस्था के अंदर। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था और जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। और यह सोने की जंजीर थी, 30 गज लंबी थी और इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। कोई भी व्यक्ति आए तो घंटी बजा के राजा तक संदेश पहुंचा सकता है कि भाई मुझे न्याय चाहिए। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से पर्सन 100% बनने की पूरी संभावना है वो शुरू होता है। समझने का टॉपिक है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको अच्छे से समझना। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था, पहले ये तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष के ऊपर स्थित उपस्थित सैनिक नौकरशाही तंत्र को मनसबदारी कहते हैं। यानी कि मनसबदारी व्यवस्था है एक प्रकार से यह एक नौकरशाही व्यवस्था है। यानी मुगल प्रशासन के अंदर एक प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था है। अधिकारियों को का उसके अंदर चुनाव किया जाता है और उन अधिकारियों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य है। यानी जो नौकरशाही में शामिल होंगे उन सबको सैनिक सेवा देनी पड़ती है, सैनिक रखने पड़ते हैं, सेना रखनी पड़ती है। ठीक है। इसका हम दूसरा एक स्टेटमेंट और देख सकते हैं कि मनसबदार का अर्थ क्या है। मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह जिन्हें कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता है उसे मनसबदार कहेंगे। मुगल सेवा के अंदर कोई भी नौकरशाह आ गया और अगर उसको कोई भी हम सरकारी पद या हैसियत देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मनसबदार कहेंगे। अब पहली बात तो ये कि मनसब किस आधार पर प्रदान किए जाते थे? मनसब योग्यता के आधार पे प्रदान किए जाते थे। यानी प्रत्येक अधिकारी जो मुगल साम्राज्य में होता था वह मनसबदार होता था। ठीक है। और मनसबदार भी अब 2 प्रकार के होते हैं। देखो भाई, ध्यान से देखना इसमें। एक तो ऐसे मनसबदार, मनसबदार का मतलब आप क्या लगाओगे? नौकरशाह। नौकरशाह को मनसबदार कह रहे हैं। यानी मुगल प्रशासन के अंतर्गत जो अधिकारी हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? मनसबदार कह रहे हैं वो। और उसके लिए सैन्य सेवा रखना जरूरी है। ठीक है, 2 चीज़ स्पष्ट होगी। अब कुछ मनसबदार तो ऐसे रहते थे जिनको नगद वेतन देते थे और कुछ मनसबदार ऐसे होते थे जिनको भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था जिसको हम जागीर कहते हैं। जागीर दे दी कि भाई इस जागीर से जो भी राजस्व वसूली होगी वो आपका वेतन है, उससे आप अपनी सैन्य सेवा पर जो खर्च कर रहे हो उसको आप वसूल करो। ठीक है। तो जो मनसबदार नगद वेतन पाते थे वो तो कहलाते थे नगदी। ठीक है। और जो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप के अंदर प्राप्त करते थे वो कहलाते थे जागीरदार। ठीक है। तो 2 चीज स्पष्ट होगी। मनसबदार तो सभी हैं, यानी मुगल सेवा के अंदर जितने भी अधिकारी हैं वो सब क्या कहलाएंगे? मनसबदार कहलाएंगे। और जिन मनसबदार को नगद वेतन मिलता वो मनसबदार कहलाएंगे नगदी। और जिन मनसबदार को वेतन उनको नगद नहीं मिलता बल्कि उनको
एक भूमि दान में दे दी जाती थी, भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था जिसको जागीर कहते हैं। भाई ये जागीर तुम्हारी, इससे जो भी आय होगी वो आय तुम्हारी, ठीक है। वो कहलाते थे जागीरदार, यानी जागीर को धारण करने वाले जागीरदार। जैसे हमने पढ़ा था सल्तनत काल के अंदर सैनिकों को उनकी सेवा के बदले इक्ता दिया जाता था, तो इक्ता का प्रधान, इक्ता को धारण करने वाला इक्तेदार कहलाया, ठीक है। उसी प्रकार से जागीर को धारण करने वाला जागीरदार। जैसे जैसे अपने मुगल काल के अंदर प्राप्त भूमि जागीर कहलाती थी, जो सल्तनत काल के इक्ताओं के समान थी। अब देखो यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रत्येक जागीरदार मनसबदार था, लेकिन प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। मतलब क्या समझे कि मनसबदार तो हो गए सारे अधिकारी, ठीक है। अब उसमें से क्या सभी मनसबदार जागीरदार थे? नहीं थे, क्योंकि कुछ मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था, तो और कुछ मनसबदार थे वो जागीरदार थे। मतलब प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था, कुछ मनसबदार नगदी भी थे, उनको नगद वेतन भी मिलता था। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक जागीरदार मनसबदार था। बिल्कुल सही बात है, जिनको जागीर दी गई है वो मनसबदारों को ही तो दी गई है, तो प्रत्येक जागीरदार है वो मनसबदार था, लेकिन प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था, क्योंकि कुछ मनसबदार नगदी भी थे। अगला प्रश्न, मनसबदारों को प्राप्त जागीर पर केवल अधिकार था, केवल राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार था। याद रखना कि उनको उस जमीन के ऊपर स्थायी अधिकार नहीं था, यानी जागीर के ऊपर मनसबदार का स्थायी अधिकार नहीं था, और उसका समय समय के ऊपर उसका ट्रांसफर भी कर देते थे कि अब तेरे को ये जागीर दे दी, इससे हटा के दूसरी जागीर। ये इसलिए चेंज करते थे ताकि वो उस जागीर क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित न कर ले। तो याद रखना कि मनसबदारों को जो जागीर प्राप्त होती थी उसके ऊपर उसका अधिकार केवल राजस्व वसूल करने का था, ताकि राजस्व वसूल करके अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, जो उसको जिम्मेदारी दी गई है उसका खर्चा वो वहन कर ले। स्थायी अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, मनसबदारों के ऊपर जिम्मेदारी थी, किस चीज़ की जिम्मेदारी थी? उनको जागीर किस चीज़ के देते थे, पैसा किस चीज़ का देते थे? तो सैनिक और नागरिक मामलों की, यानी कि प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभाते थे ये, और साथ में सैन्य व्यवस्था भी का भी इंतजाम करते थे। एक निश्चित सैनिक भी रखते थे, सेना भी रखते थे, घुड़सवार सेना भी रखते थे, अपने पद और ओहदे के अनुसार, जो इनको जिम्मेदारी दी गई ना उनके अनुसार। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो एक लाइन में हम और स्पष्ट करते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसमें निर्धारित किया गया था क्या? एक तो पद, इसके अंदर पद निर्धारित किया गया था कि भाई आपका पद क्या रहेगा, आपको वेतन कितना मिलेगा, और आपके सैनिक उत्तरदायित्व क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं कि मनसबदारी व्यवस्था के अंदर दो चीजें थी, जात और सवार। इन दोनों को अच्छे से आप समझ लो। ये यहाँ पर जाति नहीं है, ये यहाँ पर जात है, ठीक है। तो जात और सवार, मनसबदारी व्यवस्था के अंदर दो पद होते थे, जात पद और सवार पद। अब इनको अच्छे से समझो। जात का मतलब होता है, जात पद है वो उसके पद, उसकी हैसियत को दर्शाएगा कि भाई इसको इतने जात का मनसब दे रखा है, 5,000 जात का मनसब, 4,000 जात का मनसब, 2,000। तो ये जो जात शब्द है मनसबदारी व्यवस्था में, यह किसी भी मनसबदार की हैसियत को दर्शाता है कि उसकी हैसियत क्या है दरबार में, बड़ा ओहदा है या छोटा ओहदा है, ये तो जात हो गया। और दूसरा शब्द है सवार। सवार का मतलब है घुड़सवार सेना, यानी कि सवार पद यह बोध कराता है कि उस मनसबदार को इतने घुड़सवार सेना रखना जरूरी है। तो पदो सवार मतलब हो गया, पद है वो उसके ओहदे को, पद को दर्शाता है, और पद के आधार पर ही, मतलब जाति के आधार पर ही, जात के आधार पर ही सॉरी, उसको वेतन मिलता है। किसी मनसबदार को वेतन मिलेगा किस आधार पे? जात के आधार पे। भाई 5,000 जात का है, इसको इतना वेतन मिलेगा। ये 2,000 जात का है, इसको कम वेतन मिलेगा। ये 8,000 जात का है, इसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो जात के आधार, जात पद को दर्शाता है, और जात के आधार पर ही वेतन का निर्धारण होता है, ठीक है। तो जात के आधार पर मनसबदारों के अलग अलग प्रकार थे, 3 प्रकार थे। अगर 10 से 500 जात का के बीच अगर कोई अधिकारी है तो उसको मनसबदार कह रहे हैं, 500 से 2500 जात के बीच है तो उसको अमीर कह रहे हैं, और 2500 से अधिक जात का अगर कोई अधिकारी है तो उसको अमीर उल उमरा कह रहे हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे सवार पद की बात की जाए, सवार पद के अनुसार मनसबदारों के प्रकार देखो भाई, सामान्य रूप से तो जात और सवार पद है वो समान ही रहता था कि जितना जात उतना सवार। हम इतिहास में पढ़ते हैं 5,000 जात व सवार का मनसब दिया गया, यानी 5,000 उसका ओहदा है जात का, और 5,000 ही उसको घुड़सवार रखने हैं, ठीक है। तो इस आधार पर भी, यानी सवार पद के आधार पर भी मनसबदारों के प्रकार हैं। अगर जात और सवार संख्या दोनों समान रहेंगी, 5,000 मान लो जात का मनसबदार है और 5,000 ही उसके सवार हैं, ठीक है, यानी जात और सवार पद समान रहेंगे,
तो वह प्रथम श्रेणी के मनसबदार कहलाएंगे, यानी कि उच्च कोटि के मनसबदार हैं, जात के अनुसार ही उनके पास सवार संख्या निर्धारित की गई है। अगर सवार संख्या है वह जात पद से कम हो लेकिन आधे से ज़्यादा हो, मान लो 5,000 जात का कोई मनसबदार है, ठीक है, अगर उसकी सवार संख्या है वो 2,500 से 5,000 के बीच रहेगी, आधे से ज़्यादा रहेगी लेकिन जात पद से कम रहेगी, 2,500 से 5,000 के बीच रहेगी, तो उसे द्वितीय श्रेणी के मनसबदार कहेंगे। और अगर जो सवार संख्या है वो जात पद के आधे से भी कम रहेगी, मान लो 5,000 जात का मनसब दे रखा है किसी को और उसके पास में सवार संख्या 2,500 से कम निर्धारित कर रखी है, तो वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा। ये हो गया सवार पद के आधार पर मनसबदारों का वर्गीकरण। अब देखो भाई, मनसबदारों का वेतन किससे निर्धारित किया जाता था? जात पद के आधार पे। मैंने आपको बता दिया जात पद है वो पद या हैसियत को दर्शाती है और उसके आधार पर ही उसका वेतन निर्धारित किया जाता है, जबकि सवार पद है वह घुड़सवार संख्या को दर्शाता है। अकबर के काल के अंदर 5,000 जात सवार के मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 29। ये फैक्ट से संबंधित प्रश्न है कि अकबर के काल के अंदर 5,000 जात और सवार के मनसबदारों की संख्या मात्र 29 थी, जबकि औरंगजेब के काल तक आते आते 5,000 जात सवार के मनसबदारों की संख्या 79 होगी। मतलब कि उन्होंने इतने ज़्यादा मनसबदारों को उन्होंने इसके अंदर जागीर भूमि दे दी और उनको मनसबदारी व्यवस्था के अंदर ले आए। इसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। अब हम ये तो होगी सामान्य बात मनसबदारों के बारे में, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। अब हम एक एक शासक अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 4 शासकों के बारे में हम मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित पढ़ेंगे। किस शासक ने मनसबदारी व्यवस्था को किस ढंग से लागू किया। तो सबसे पहले अकबर की बात करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको थोड़े ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो अकबर ने प्रारंभ की थी, ठीक है। अब कब प्रारंभ की, ये बहुत कंफ्यूजन का प्रश्न है, मैं आपके सामने आज स्पष्ट करूंगा, ढंग से समझ लेना इसको। पहला प्रश्न बनता है, सबसे पहले मनसब प्रदान करने की जानकारी मिलती है 1567 के अंदर, यानी अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष के अंदर। और अगला प्रश्न है, दास प्रथा अपनाए जाने के कारण मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब माना जाता है? 1573 के अंदर। और जबकि जात और सवार व्यवस्था के साथ में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 1595 के अंदर। अब ये तो 3 चीज कंफ्यूजन की होगी, अब समझो। देखो भाई, 1567 में सबसे पहले मनसब प्रदान करने की जानकारी मिलती है, लेकिन ये बहुत बाद में मिलती है। बाद के इतिहासकारों ने कहा कि ऐसी ऐसी व्यवस्था तो 1567 के अंदर भी थी, उन्होंने भी उस टाइम मनसब है वो उस टाइम प्रदान किया था, लेकिन उस टाइम इस चीज़ का नाम मनसब नहीं था, कोई नाम नहीं था। वो तो जैसे भाई मान लो आज कोई घटना हुई है और 20 साल बाद मान लो कोई बीमारी, आज को बीमारी फैल रही है। अब थोड़ा सा अच्छे से इस चीज़ को समझना, आज को बीमारी फैल रही है, उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, और 20 साल बाद कोई बीमारी फैलेगी, उसका वैज्ञानिकों ने नाम मान लो निकाल दिया कोरोना, ठीक है। तो उस टाइम के लोग क्या कहेंगे? पहले के लोग जो थे, अरे 20 साल पहले भी कोरोना आया था, मतलब ऐसी ही बीमारी आई थी। तो यही सिस्टम यहाँ पे है कि 1567 के अंदर मनसब प्रदान करने की जानकारी मिलती, यानी उस समय इस चीज़ का कोई नामो निशान नहीं था। जब बाद में मनसबदारी जो अपनी व्यवस्था है जो 1573 के अंदर लागू हुई, उसके बाद में ये कहा गया कि 1567 के अंदर भी ऐसी व्यवस्था थी, मतलब कि पहला मनसब 1567 में प्रदान किया गया था, ठीक है। तो दाग प्रथा अपनाई थी सैन्य व्यवस्था के अंदर, दाग और हुलिया प्रथा अपनाई थी अकबर ने 1573 में, और तब से ही मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। जबकि मनसबदारी व्यवस्था के अंदर जात और सवार व्यवस्था को लागू किया था 1595 के अंदर। तो 2 चीज़ें याद करनी है। 1573 के अंदर दाग हुलिया प्रथा अपनाए जाने के कारण मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। पहले मनसब प्रदान करने की अगर जानकारी बात आए तो 1567 आएगा। और मनसबदारी व्यवस्था में जात व सवार व्यवस्था कब लागू की गई? 1595 के अंदर लागू की गई। ये इस बारे में हमने पहले बात कर लिया कि मनसबदार के वेतन और पद स्थिति का बोध तो होता था जात पद से, और मनसबदार के घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था सवार पद से। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आईने अकबरी अबुल फजल ने आईने अकबरी के अंदर मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर आ जाएगा 33 श्रेणियों का। टोटल संख्या तो उन्होंने 66 बताई है, लेकिन उल्लेख उन्होंने 33 श्रेणियों का ही किया है, स्पष्ट रूप से एक एक करके। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में प्रदान किया जाने वाला सबसे छोटा मनसब कौन सा था? तो एक चीज तो हमने पढ़ ली कि अकबर के काल के अंदर 5,000 जात व सवार से ऊपर के 29 व्यक्तियों को मनसब प्रदान किए गए थे, ठीक है। जबकि अकबर के काल में सबसे छोटा मनसब 10 जात और सवार का होता था, और सबसे बड़ा मनसब होता था 5,000 का। लेकिन अकबर के काल के अंतिम समय में बाद में अकबर ने मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका को 7,000 का भी मनसब प्रदान किया है, 7,000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया है।
तो ये तो हो गया अकबर के काल की बातें कि अकबर ने इस व्यवस्था को कैसे प्रारंभ किया। अब महत्वपूर्ण बातें आती हैं जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के काल की, कि इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया। तो जहांगीर के काल की बात की जाए तो जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था के अंदर दुअस्पा और सिंहस्पा लागू किए। दोस्तों आज समझ लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे इन व्यवस्थाओं को, मैं आज आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। जहांगीर ने मनसबदारी प्रणाली देखो लागू किसने की, अकबर ने लागू की। कब लागू की, जात सवार पद क्या मतलब, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब जहांगीर का काल आ गया। जहांगीर ने मनसबदारी प्रणाली में क्या परिवर्तन किया, इन्होंने मनसबदारी प्रणाली के अंदर एक नई व्यवस्था लागू की, दुअस्पा सिंहस्पा। दुअस्पा का मतलब दुगुना, सिंहस्पा का मतलब हो गया तिगुना। मतलब देखो अब दुअस्पा का मतलब है कि जात और सवार पद बढ़ाए बिना ही घुड़सवार सैनिकों की संख्या दुगनी करना, दुअस्पा। और सिंहस्पा का मतलब है कि जात और सवार पद बढ़ाए बिना घुड़सवार की संख्या को तिगुनी करना। अब देखो इसमें क्या किया जाता था, जैसे किसी मनसबदार को 5,000 जात और सवार का मनसब दे रखा है, ठीक है, तो उसके न तो जात में वृद्धि करेंगे न उसके सवार में वृद्धि की जाएगी। 5,000 जात और सवार का ये मनसब रहेगा, जबकि उसके घुड़सवार सैनिकों की संख्या अगर दुगनी कर दी, किसी विशेष अभियान पे जा रहे हैं दुगनी कर दी, भाई तेरा जात और सवार पद तो यही रहेगा, लेकिन तेरे को हम दुगनी घुड़सवार सैनिक रखने की अनुमति देते हैं, तो वो कहलाएगा दुअस्पा, ठीक है। और अगर किसी मनसबदार को उसके जात और सवार से तिगुनी, मान लो 5,000 जात और सवार का वो है मनसबदार है, उसको 15,000 उसको घुड़सवार सैनिक रखने की अनुमति दे दी, तो वो कहलाएगा सिंहस्पा। और यह व्यवस्था जहांगीर ने लागू की थी, दुअस्पा और सिंहस्पा, मतलब जात और सवार पद में वृद्धि किए बिना ही घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दुगनी और तिगुनी करना, दुअस्पा सिंहस्पा। अगला है शाहजहां। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया, इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था के अंदर महाना जागीर यानी शीश महाजागीर और सी महाजागीर लागू की। तो ये प्रश्न आता है कि महाना जागीर किसने लागू की, या फिर ये आ सकता है कि शीश महाजागीर और सी महाजागीर किसने लागू की। अब देखो भाई, पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जमा व हासिल के अंतर की समस्या को दूर करना। अब पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि शीश महाजागीर क्या होती है और सी महाजागीर होती क्या है, और इस नियम के अंदर इस पद्धति में क्या परिवर्तन किया गया। पहले हम पढ़ते हैं शीश महा मतलब सिर काट दिया, मतलब आधा अलग कर दिया, ये याद कर लो। शीश महा मतलब 50%, सिमहा मतलब 25%। क्या होती हैं ये चीजें भाई, देखो अगर जागीर जिसमें राजस्व की वसूली कुल जमा के 50% तक होती है तो वह शीश महाजागीर कहलाती है। देखो भाई हमने पढ़ा था जमा क्या होती है, अनुमानित आय, किसी जागीर की अनुमानित आय है वो कहलाती है जमा। अगर मान लो 10,000 रुपए किसी जागीर की जमा राशि है, मतलब अनुमानित आय है कि भाई यहाँ पर 10,000 वसूल होने चाहिए, और जबकि उसकी वसूली जमा वसूली जबकि उसकी वसूली होती है मान लो 5,000 रुपए तक, यानी आधी होगी ना, 50% तक की वसूली हुई ना, तो इससे मतलब क्या हुआ, जमा व हासिल के अंदर अंतर आया। जमा तो था हमारा 10,000 अनुमानित आए तो, जबकि हासिल हुई 5,000 ही। तो इस अंतर को खत्म करने के लिए यह व्यवस्था महाना जागीर शाहजहां ने लागू की थी। अब क्या होता है इसके अंदर कि जिस जागीर से कुल जमा का यानी अनुमानित आय का केवल 50% ही हासिल होता है, मतलब वापस उसमें राजकोष में आता है, तो वह तो कहलाएगी शीश महाजागीर यानी आधा ही आया। और जिस जागीर के अंदर कुल जो राजस्व की वसूली है उसका जो जमा है मतलब जो अनुमानित है उसका अगर 25% ही अगर मान लो आता है हासिल होता है तो वह कहलाएगी सी महाजागीर। अब इनके अंदर क्या होता था भाई कि जिस जागीर के अंदर जितनी मात्रा के अंदर जमा और हासिल का अंतर रहेगा उतनी ही मात्रा में उनको घुड़सवार सेना के अंदर कटौती कर दी जाएगी। अब समझना इस चीज को, मान लो 5,000 जातो सवार का किसी को मनसब दे रखा है और उसको जो जागीर दे रखी है उसके अंदर वो मान लो शीश महाजागीर है, मतलब उसके अंदर केवल 50% तक ही उसके अंदर भाई हासिल हो पाता है, मतलब जो अनुमानित जो राजस्व है उसका 50% ही हासिल हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है वो अपनी 5,000 घोड़ी कैसे रखेगा, तो अगर 50% है तो 50% उसकी आय के अनुसार ही 50% तक घुड़सवार सेना में कटौती कर दी जाएगी, उसको 5,000 के बजाय 2,500 घुड़सवार उसको रखने पड़ेंगे। और अगर कोई सिमाहा जागीर है मतलब उसके अंदर जो टोटल जमा है उसका 25% ही हासिल हो पाता है, तो उसकी जो मतलब घुड़सवार हैं उसको 25% ही कर देंगे, उसको कम, यानी कि बिना, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य समझो, शाहजहां ने ये विधि इसलिए अपनाई कि जो
भाई मनसबदार हैं, उनके पद उनकी हैसियत में कमी नहीं करेंगे, 5,000 जात सवार के 5,000 ही रहने देंगे, लेकिन उनकी हासिल के अनुसार जो पैसा, जो वास्तव में जो राजस्व आ रहा है उसके अनुसार उनके सैनिक उत्तरदायित्व के अंदर कटौती कर देंगे। ठीक है, यानी वो भी खुश रहेंगे कि हम 5,000 जात और सवार है हमारा। ठीक है, जबकि उनको वेतन देंगे भी सवार के अनुसार, सवार कम कर देंगे उनकी आय के अनुसार ही। ठीक है, इस व्यवस्था के अंदर मनसबदारों की आय और सवारों से संबंधित उनके दायित्व में कटौती अवश्य हुई, लेकिन उनके जात व सवार पद की गरिमा बनी रही, यानी उनकी इज्जत बनी रही कि भाई हमारे इतना जात और सवार का है। अब औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था के अंदर सवार पद में एक नया पद जोड़ दिया, मसरूत। अब ये मसरूत क्या होता है, पहले प्रश्न ये याद करना है कि मनसबदारी व्यवस्था के अंदर मसरूत किसने जोड़ा, औरंगजेब ने जोड़ा। क्या होता है मसरूत, देखो भाई, इसके अंदर जो जात और सवार है वो उतना ही रहेगा, सेम। और अगर मान लो किसी मनसबदार, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, किसी मनसबदार के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति या किसी अभियान पर भेजते समय उसके सवार पद में अतिरिक्त वृद्धि कर दी जाती है, जिसे मसरूत कहते हैं, यानी कि जातो सवार उतना ही रखा जाएगा। और अगर मान लो उसको किसी विशेष अभियान पर भेजना है और उसके अंदर ज़्यादा मान लो घुड़सवार सैनिकों की आवश्यकता है, तो उसके साथ में मसरूत जोड़ देंगे। 5,000 जात सवार है मान, तो 5,000 जात सवार का ही मनसबदार रहेगा, उसके साथ में 2,000 मसरूत जोड़ देंगे कि भाई तू जा, ये 2,000 मसरूत ले और तेरे इसके साथ जोड़ दी, मसरूत जोड़ दी, अब तू इतने सैनिक और लेके जा अभियान के ऊपर। जैसे अभियान से वापस आया तो उसका मसरूत है वो वापस ले लिया जाता था काम पूरा होने के ऊपर। यानी यह था उचनते का काम, मतलब जब आवश्यकता पड़े तो जात और सवार के साथ में के साथ के अंदर मसरूत जोड़ देंगे, उसको उस हिसाब से पैसे दे देंगे, काम पूरा हुआ, मसरूत वापस लिया, पैसे देने बंद ऊपर के। ठीक है, औरंगजेब के काल के अंदर मनसबदारों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी और प्राप्त राजस्व है वो मनसबदारों के वेतन से कम हो गया था। तो औरंगजेब ने ये नीति अपनाई कि आवश्यकता पड़ेगी तो मसरूत जोड़ के और इनको थोड़ा वेतन दे देंगे और इनकी घुड़सवार संख्या में वृद्धि कर देंगे, फिर वापस ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा मनसबदार से संबंधित पूरा टॉपिक। मेरे हिसाब से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब है हमारा इसके अंदर महत्वपूर्ण लास्ट टॉपिक हमारा सैन्य प्रशासन, और फिर है आयन अकबरी अबुल फजल। तो देखो सैन्य प्रशासन हम देखते हैं, सैन्य प्रशासन का प्रधान कौन होता था, तो सैन्य प्रशासन का प्रधान मीर बख्शी होता था, लेकिन अंतिम सेनापति सुल्तान यानी कि राजा ही होता था। मुगल सैन्य व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी और मुगल सेना है वो पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, नौसेना और तोपखाना उसके अंदर शामिल था। अब यहाँ पर याद रहने लायक बात है कि सल्तनत काल के अंदर तोपखाने का आविष्कार नहीं हुआ था। सबसे पहले भारत के अंदर तोपखाने का अगर ये मान मुगल काल बात की जाए तो बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कितने प्रकार के सैनिक होते थे? 4 प्रकार के सैनिक होते थे। अब देखो इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। एक तो होते थे मनसबदार के सैनिक। भाई मनसबदार को तो उनको मनसब दे रखा है तो उनको सैन्य व्यवस्था करनी पड़ती थी, उनको एक सेना रखनी पड़ती थी सवार के अनुसार, उनको घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो एक तो हो गए मनसबदार के सैनिक। एक हो गए अधीनस्थ शासकों के सैनिक। अधीनस्थ शासक मतलब जैसे अपने राजस्थान के राजपूत राजा थे जो इनके मुगल शासकों के अधीन जो अपना शासन कर रहे थे, जो इनको खिदमती देते थे। ठीक है, तो ये हो गए अधीनस्थ शासक, एक इनके सैनिक होते थे। ठीक है, और दो तो हो गए, एक तो मनसबदार के सैनिक और एक जो अधीनस्थ शासक है उनके सैनिक। एक हो गए अहदी सैनिक, अहदी और दाखिली। तो अहदी का मतलब होते हैं जिनका ओहदा बड़ा होता है, यानी ये बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करने वाले इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा वाले सिपाही होते थे और इन दाखिले से अधिक वेतन मिलता था। अहदी मतलब जिनका ओहदा बड़ा है, जो बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा वेतन मिलता है। और दूसरा है दाखिली, जो बाद में दाखिल हुआ, मतलब कि ये मनसबदार के नियंत्रण में आते थे और इन्हें वेतन भी मनसबदार से ही मिलता था। तो 4 प्रकार की सेना हो गई, सैनिक हो गए, मनसबदार के सैनिक, अधीनस्थ शासकों सैनिक, अहदी दाखिली, अहदी राजा के और दाखिली मनसबदार के नियंत्रण में। अब हम बात करेंगे घुड़सवार सेना की। यहाँ से 1% आने के सर्वाधिक चांसेस हैं। भाई मैंने बूस्टर नहीं निकाला, लेकिन इसके अंदर मैं जहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है तो वो बहुत महत्वपूर्ण ही है, उनके ऊपर आप ज़्यादा जोर देना, अलग से नोट कर सकते हो। तो ये घुड़सवार सेना के अंतर्गत 2 प्रकार के सैनिक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। घुड़सवार सेना के अंतर्गत 2 प्रकार के सैनिक, बारगीर और सिलेदार। बारगीर तो वो होते थे जिनको साजो सामान है वो राज्य की तरफ से मिलता था, यानी जो भी हथियार, घोड़े वगैरह, जो भी वही इनके औजार वगैरह थे, जो भी हथियार थे, जो भी इनकी पोशाक थी, सब राज्य की तरफ से इनको सामान मिलता था। ये तो होते थे बारगीर। और दूसरे होते थे सिलेदार। इन्हें अपने साजो सामान की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी।
ठीक है। और इनकी नियुक्ति केवल युद्ध के समय में होती थी, यानी कि ये टेम्परेरी थे, उचंती के तौर पे इनको इस्तेमाल करते थे। बारगीर सिलेदार, बारगीर स्थायी सेना होती थी, साजो सामान राज्य की तरफ से मिलता था। सिलेदार है वो अपना साजो सामान की व्यवस्था स्वयं करते थे और इनकी नियुक्ति केवल युद्ध के समय होती थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों प्रश्न, एग्जाम में छपा हुआ मिल सकता है। अगला है इसमें, मुगल तोपखाने की शुरुआत किसने की थी? तो भाई मुगल तोपखाने की शुरुआत बाबर ने की थी। और बाबर के तोपची कौन कौन थे? ये अक्सर नाम पूछा जाता है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, ये बाबर के तोपची थे। और मुगल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? हमने आगे आगे अधिकारी पढ़े, मीर आतिश, जो आतिशबाजी करे तोपखाने से, मतलब तोपखाने का मुख्य अधिकारी हो गए मीर आतिश। जबकि जल सेना का जो प्रधान अधिकारी था वो हमने आगे पढ़ लिया, मीर बहर था। और हस्ती सेना हेतु संगठित विभाग का नाम था पीलखाना, पील मतलब हाथी, यानी हस्ती सेना के लिए पीलखाना शब्द काम में आए हैं। अब देखो अकबर के काल के अंदर जो तोप थी उनके बारे में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको हम याद कर लेते हैं। भारी तोपें जिनसे कहलाती थी, जिन्स भारी, और हल्की तोपें दस्ती। ठीक है, दस्ती मतलब हल्की तोपें और जिनसे मतलब भारी तोपें। बाबर द्वारा पहियों वाले वाहन के ऊपर जो तोपखाना ले जाया जाता था उसको क्या कहते थे? अर्राब, या यानी पहियों के ऊपर उसको लेके जाते थे, हम देसी भाषा के अंदर बोल देते हैं ना, अल्डाट कर रही है चीज़, मतलब अर्राब यानी आवाज़ करते हुए चल रही है गाड़ी के ऊपर। बाबर द्वारा प्रयुक्त पहियों वाले वाहनों पर लदा भारी तोपखाना अर्राब कहलाता था। ऊंट की पीठ के ऊपर जो तोपखाने ले जाया जाता था वह सुतरनाल। अब याद कर सकते हैं, शुतुरमुर्ग की गर्दन ऊंट जैसी होती है, लंबी होती है, ठीक है। तो ऊंट की पीठ के ऊपर जो तोपखाना ले जाया जाता था वह सुतरनाल कहलाता था। और अर्राब जो तेज, अर्राब यानी आवाज करते हुए चलता है गाड़ी के ऊपर, वाहनों के ऊपर। हाथी की पीठ के ऊपर लाद कर ले जाया जाने वाला तोपखाना गजनाल, गज मतलब हाथी, तो हाथी की पीठ के ऊपर जो तोपखाना ले जाया जाता था छोटी तोप, वो कहलाती थी गजनाल। और लोगों की पीठ के ऊपर लाद कर जो तोपखाना ले जाया जाता था उसको कहते थे नारनाल। नार, नर, नर का मतलब होता है इंसान, मानव, ठीक है। यानी व्यक्तियों की, यानी लोगों की पीठ के ऊपर जो तोपखाना ले जाया जाता था वह नारनाल कहलाता था। औरंगजेब ने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी, किसके सहयोग से की थी? मोपलाओं के सहयोग से, जो अपने केरल के अंदर थे। जंजीरा के सिद्धियों, मीर जुमला और शाइस्ता खान की मदद से औरंगजेब ने शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी। अब हमारा इसके अंदर लास्ट टॉपिक आता है आईने अकबरी, अबुल फजल। देखो भाई, अबुल फजल कौन था? अकबर के नवरत्नों में से एक था। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था, इनके भाई का नाम कवि वरन था, ठीक है। तो फैजी, अबुल फजल और फैजी, ठीक है, ये दो भाई थे और इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। तो अबुल फजल और फैजी ये दोनों अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने, यानी कि अबुल फजल ने अकबरनामा की स्थापना की थी फारसी भाषा में, ठीक है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना किसके शासनकाल में हुई? अकबर के शासनकाल में हुई। अब बात करते हैं कि अकबरनामा की रचना कब पूर्ण हुई? तो 1598 के अंदर अकबरनामा की रचना पूर्ण हुई, मतलब कि 1591 के अंदर इसकी इसकी रचना का कार्य आरंभ किया था अबुल फजल ने, और इसको लिखने में 7 वर्ष लगे थे। 1598 के अंदर अकबरनामा का कार्य पूर्ण किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अकबरनामा में कुल कितने भाग हैं। अकबरनामा के अंदर कुल 3 भाग हैं, ठीक है। और जो तीसरा भाग है वह आईन अकबरी कहलाता है। आगे देखते हैं। तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने, और अकबरनामा के भाग थे 3। पहले 2 भाग थे वो तो ऐतिहासिक दास्तान पेश करते हैं, इतिहास से संबंधित जानकारी है उनके अंदर कि भाई कहाँ पे क्या युद्ध हुआ, कौन जीता कौन हारा, ठीक है, और इनके राजवंश के बारे में। और जो तीसरा भाग है वह शाही नियम कानून और मुगल साम्राज्य की सूरत को प्रस्तुत करता है। मतलब कि जो अकबरनामा है 3 भाग हैं, पहले 2 भाग हैं वो ऐतिहासिक दास्तान प्रस्तुत करते हैं, और जो तीसरा भाग है वो शाही नियम कानून यानी अकबर के दरबार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, ठीक है, और सामाजिक राजनीतिक जीवन की जो भाई जो छवियां हैं उनको प्रस्तुत करता है तीसरा भाग। और इस तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आईने अकबरी, ठीक है। तो बार बार इतिहास में आईने अकबरी का नाम आता है क्योंकि हम केवल प्रशासन व्यवस्था पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो अच्छे से याद कर लो, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा के 3 भाग, पहले 2 भाग ऐतिहासिक दास्तान प्रस्तुत करते हैं, तीसरा भाग है वो शाही नियम कानून और मुगल साम्राज्य की सूरत को प्रस्तुत करता है, और अकबरनामा का तीसरा भाग ही आईन अकबरी कहलाता है। और ये जो आईन अकबरी है ये 5 भागों में बटा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अकबरनामा 3 भागों में बटा हुआ है, तीसरा भाग आईन अकबरी, और आईन अकबरी है ये 5 भागों में बटा हुआ है। रीट के अंदर ये प्रश्न भी आया था, तो इसको बहुत अच्छे से अपन देख लेते। रीट पात्रता में प्रश्न आया था ये। पहला भाग है
जो कहलाएगा मंजिल आबादी। पहले इनके नाम याद कर लें। पहला भाग मंजिल, यानी पहले भाग में ही मंजिल प्राप्त करनी है, मंजिल आबादी। दूसरा सिफा आबादी। तीसरा मुल्क आबादी। ठीक है, इन तीनों के नाम अपने को बहुत महत्वपूर्ण है, याद करने हैं। मंजिल आबादी, सिफा आबादी और मुल्क आबादी। तो जो पहला भाग था मंजिल आबादी, इसके अंदर शाही घर परिवार व उसके रख रखाव के ऊपर चर्चा की गई है, यानी जो राजमहल था उसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्था थी, उनकी चीज़ों के बारे में इसके अंदर बात की गई है मंजिल आबादी के अंदर। दूसरा भाग था जिसको कह रहे हैं सिपाही आबादी। सिपाही मतलब सिपाही, यानी इसके अंदर सैनिक और नागरिक प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बात की गई है। तीसरा भाग है मुल्क आबादी, यानी साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं के ऊपर और राजस्व दरों के ऊपर, यानी कि राजस्व कि आकलन की विधियां हो या फिर राजस्व वसूली का, यानी पैसों से संबंधित जो मामला है वो तीसरे भाग में मुल्क आबादी, यानी मुल्क चलेगा पैसों से। ठीक है, तीसरा भाग मुल्क आबादी जिसके अंदर वित्तीय पहलुओं और राजस्व दरों की चर्चा है। चौथा भाग है वो भारतीयों के धर्म, साहित्य, संस्कृति, रीति रिवाज, यानी कि सामाजिक जीवन से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है। और पांचों भाग यानी अंतिम भाग, आईन अकबरी के अंतिम भाग के अंदर अबुल फजल ने अपनी स्वयं की जीवनी लिखी है। तो 5 भागों को अच्छे से याद करना है। अकबरनामा के 3 भाग, 2 भाग में इतिहास, तीसरे भाग के अंदर भाई माल प्रशासन संबंधी जानकारी है, और तीसरे भाग को आईन अकबरी कहते हैं। आईन अकबरी के 5 भाग हैं। पहला भाग मंजिल आबादी, मंजिल सबसे पहले मिलती है। ठीक है, यानी इसके अंदर वो पहली मंजिल राजा की घर ही होती थी, अपने घर के अंदर टाइम स्पेंड करना, यानी शाही घर परिवार उसके रख रखाव की जानकारी। दूसरा भाग सिपाही आबादी, सिपाही मतलब सिपाही, इसके अंदर सैनिक और नागरिक प्रशासन की व्यवस्था की चर्चा है। तीसरा भाग मुल्क आबादी, मुल्क चलेगा पैसों से, यानी कि इसके अंदर प्रांत और वित्तीय पहलुओं से संबंधित जानकारी है। चौथे भाग के अंदर उन्होंने भारतीय लोगों के धर्म, साहित्य और संस्कृति के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, यानी सामाजिक व्यवस्था की जानकारी है। और 5वें और अंतिम भाग के अंदर अबुल फजल की स्वयं की जीवनी लिखी हुई है। तो ये चीज़ हो गई थी, और ये अपना टॉपिक पूरा हुआ दोस्तों। मुगल काल अपना पूरा हो चुका है, और विशेष रूप से हमने प्रशासन व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। और जो मुगलों के अपने यहाँ पर राजपूतों के साथ जो संबंध थे वो टॉपिक में नहीं, इसके अंदर आपको मत नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप सब राजस्थान जीके के अंदर भी आप पढ़ चुके हो। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि जो चीज़ें आपको इंडिया जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण है, आपकी समझ में नहीं आई, वो चीज़ समझाना उद्देश्य था। तो टॉपिक अपना ये पूरा हो चुका है। 4 या 5 वीडियो इसके अंदर बने हैं। आपको मुगल काल वाला टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।